अब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की बात करते हैं। बिफोर इंडिपेंडेंस, ध्यान से सुन लो। अब बिफोर इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में हमने क्या पढ़ा था कि हमारा साउंड इंडस्ट्रियल बेस नहीं था। साउंड इंडस्ट्रियल बेस का मतलब है कि हम डिक्लाइन हो गया था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, ठीक है, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, ये सारी चीजें थी। क्लियर है, मतलब बेस नहीं था। आफ्टर ब्रिटिश गवर्नमेंट जब वो चले गए तो सारे जो इंडस्ट्रीज है वो किसके अंडर में आ गया, हमारे गवर्नमेंट के अंदर में, जिसको हम पीएसयूज बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। 1948 में, ध्यान से सुनिएगा, 1948 में फर्स्ट आईपीआर आया। फर्स्ट आईपीआर स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, और इसमें यह डिसीजन लिया गया कि जो लीडिंग रोल होगा राइट इंडस्ट्रियल सेक्टर में, वो किसका होगा, गवर्नमेंट का। मतलब मैक्सिमम जो इंडस्ट्री होगी वो किसके अंदर में होगी, गवर्नमेंट के अंदर में होगी। ठीक है, अब इसके लिए उन्होंने 1951 में इंट्रोड्यूस क्या लाइसेंसिंग पॉलिसी। क्या इंट्रोड्यूस किया, लाइसेंसिंग पॉलिसी। अच्छा, लाइसेंसिंग पॉलिसी इंट्रोड्यूस क्यों किया? अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट वाज द एम ऑफ लाइसेंसिंग पॉलिसी, तो आप क्या बोलेंगे? एम क्या था? लाइसेंसिंग पॉलिसी का एम था इक्विटी इन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट वो बिजनेस कहां ओपन करना चाहते थे, अर्बन एरिया में। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, कहां करना चाहते थे, अर्बन एरिया में। तो रूरल एरिया में फिर क्या होगा? अरे बात समझ में, तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि हम इस पे लाइसेंसिंग इंपोज करेंगे, रूरल एरिया को इजीली लाइसेंस प्रोवाइड कर देंगे और अर्बन एरिया वाले लोगों को हम जल्दी लाइसेंस नहीं देंगे। ताकि वो चाहते थे कि इंडस्ट्री रूरल में भी हो, अर्बन में भी हो, ताकि इक्विटी हो। समझ में आ रही बात? वो बात अलग है, प्रैक्टिकली इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब लाइसेंसिंग पॉलिसी में था क्या? लाइसेंसिंग पॉलिसी में 3 चीजें थी। कौन कौन सी, अंजलि बताइए? पहली चीजें कि अगर आपको न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है तो गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपको डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने इंस्टीट्यूट के लिए लाइसेंस लिया, अब मैं उसमें कंप्यूटर भी सिखा रहा हूं, तो वो टेक्निकल हो गया ना। समझ में आ रही बात? तो वो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। और अगर बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। 3 चीजों के लिए लाइसेंस है, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। क्लियर है? समझ में आ रही बात? बोलो। क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने देखा कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर्स ग्रोथ नहीं कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन आ गया, सारी इंडस्ट्री उसके अंदर थी। तो फिर उन्होंने दोबारा 1956 में सेकेंड आईपीआर, सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया। ये पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो सेकेंड आईपीआर इंट्रोड्यूस किया 1956 में। इसमें उन्होंने इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। देखिए, accordance with the goal of state of controlling the commanding heights of the economy, the industrial policy resolution of 1956 was adopted. This resolution formed the basis of the second 5-year plan, the plan which tried to build the basis for the socialist pattern of society. तो इन्होंने इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी एंड थर्ड कैटेगरी। या आप इसको फर्स्ट कैटेगरी को शेड्यूल ए भी बोल सकते हैं, सेकेंड को शेड्यूल बी भी बोल सकते हैं और थर्ड को शेड्यूल सी भी बोल सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में उन्होंने क्या किया कि 17 इंडस्ट्रीज रखा, 17 इंडस्ट्री जो हैवी एंड कोर इंडस्ट्रीज थे, विच वर एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट।
वो पूरा को पूरा पब्लिक सेक्टर्स में था। क्लियर है? फर्स्ट कैटेगरी में कितने इंडस्ट्रीज थे? 17। कौन से? हैवी एंड कोर इंडस्ट्रीज, जो कि पूरे के पूरे कौन मैनेज कर रहा था? गवर्नमेंट। सेकेंड कैटेगरी में 12 इंडस्ट्रीज थे, 12 इंडस्ट्रीज ओन्ड बाय गवर्नमेंट था, बट प्राइवेट सेक्टर कुड सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर। वो भी उसमें जो है हैंडल कर सकते थे। जैसे कि इंडियन ऑयल है तो गवर्नमेंट का, लेकिन जो पेट्रोल पंप है, रिफाइनरी तो गवर्नमेंट की है, बट पेट्रोल पंप किसके है? प्राइवेट सेक्टर्स के है नहीं है। मतलब प्राइवेट पर्सन ने ही उसको खरीदा है ना, बट उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? पेट्रोल का प्राइस कौन डिसाइड कर रहा है? गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है। उसके बाद ऑल्दो थर्ड कैटेगरी में बाकी जितने भी छोटे इंडस्ट्रीज थे, इन सब से वो उन्होंने तीसरे कैटेगरी में सबको प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया। तो ऑल्दो देयर वॉज अ कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज लेफ्ट टू द प्राइवेट सेक्टर, द सेक्टर वॉज केप्ट अंडर द स्टेट कंट्रोल थ्रू अ सिस्टम ऑफ लाइसेंस। अभी भी लाइसेंस नहीं हटाया उन्होंने, लाइसेंस रखा ही हुआ है, बट उसने डिसाइड किया कि हम लाइसेंस दे करके हम इसको प्राइवेट सेक्टर में डाल देंगे। क्लियर है यहां तक? तो ये था आईपीआर 1956। कोई दिक्कत यहां तक समझ आ रहा है? ठीक है। उसके बाद इन सब में से एसएसआई हमारा रह गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब इसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हमारे जो इकोनॉमी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी कोई मोबाइल मत खोलना, 10 मिनट रुक जाओ, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव पर काम करता है। उस समय एम्प्लॉयमेंट वैसे ही नहीं थी, तो हमें एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट थी। दैट इज वाई गवर्नमेंट स्पेशल उनके लिए अलग प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। समझ में आ रही बात? एसएसआई के लिए अलग प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कहा कि हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे। क्यों प्रोटेक्ट करेंगे? क्योंकि ये क्या करता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि व्हाई डिड गवर्नमेंट प्रोटेक्ट द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन एलटीआई, लेबर इंटेंसिव, एलआईटी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, where more amount of labor and less amount of capital are used. So SSI promotes employment, generates new employment in the economy. That is why government had protected them. समझ में आ रही बात? How did government protect the SSI? कैसे प्रोटेक्ट किया? तो उनके लिए उन्होंने क्या किया? प्रोडक्ट रिजर्व कर दिया। ठीक है, क्या किया उन्होंने? टैक्स कंसेशन दिया और रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट, दो चीजें की। क्लियर है यहां तक? और क्यों था प्रोटेक्शन का? क्योंकि वो बड़े फर्म के साथ कॉम्पीट नहीं कर पा रहा था, कैन नॉट कॉम्पीट विद द बिग फर्म्स, और एम्प्लॉयमेंट को क्या कर रहा था? जनरेट कर रहा था। ये नीड है, नीड फॉर प्रोटेक्शन, या वाई गवर्नमेंट प्रोटेक्ट द एसएसआई। और ये जो है इसका हाउ डिड गवर्नमेंट प्रोटेक्ट एसएसआई। समझ में आ रही बात? क्लियर है? इसमें एक और होगा, रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट, रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट। समझ आया? क्या आया समझ में दिव्यांश? क्या समझ आया बताओ? प्रभनूर क्या समझ आया एसएसआई से? एक ब्रीफ स्टोरी बताओ। वंश आप बताइए। सर ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है ये मतलब उस पे काम करती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे। बिल्कुल ठीक है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट करने के लिए ने टैक्स कंसेशन दे रखा था ताकि ये और मतलब इंक्रीज हो, ताकि और एम्प्लॉयमेंट बढ़े। और प्रोडक्ट रिजर्वेशन, आप प्रोडक्ट भी उन पे रिजर्व कर दिया था। समझ आया? क्यों नीड थी? क्योंकि ये बड़े फर्म के साथ कॉम्पीट नहीं कर पा रहा था। खाली बैठ के सुन रहा है आराम से, तो दिमाग चलाओ। किसको कहेंगे हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री? कैसे पहचानोगे कि ये एसएसआई है? अकॉर्डिंग टू
1950 मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन एसेट वाज 5 लाख और अकॉर्डिंग टू करंट मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन एसेट इज अप टू 1 CR तक अगर है तो वो SSI है। क्लियर है? एंड लास्ट टॉपिक है हमारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ये भी क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड में आया हुआ था। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन कि व्हाई डिड गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन या व्हाई वाज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। समझ में आ रही बात? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डोमेस्टिकली rather than importing from the other countries, especially those goods which can be produced in domestic economy। इसी को कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि जो आप यहां प्रोड्यूस कर सकते हैं अंजलि, ठीक है, आप उसको यहीं करिए। समझ में आ रही बात? बेनिफिट क्या है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का? सेल्फ रिलायंस का जो बेनिफिट बताया था, इससे क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, सेफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन डिपेंडेंसी रिड्यूस होगी और फॉरेन इंटरफेरेंस भी क्या होगा? अवॉइड होगा। अब क्या था कि हमारी कंट्री इंपोर्टेड गुड्स को कॉम्पीट ही नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो चीप रेट पे हमें मिल रहा था। तो गवर्नमेंट ने फिर क्या किया? जब सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा था, उसने टेढ़ा किया। फिर उसने इंपोज कर दिया टैरिफ एंड कोटा, ले अब खरीद ले, और अप टू 200% तक टैरिफ चार्ज किया उसने, गवर्नमेंट ने, कि जो गुड्स इंपोर्ट करेंगे, मान लीजिए कि 100 रुपए का गुड्स है, 100 रुपए का गुड्स है, अप टू, मैं सब पे नहीं कर रहा हूं, 200 रुपए का टैक्स, मतलब वो आपको कितने में मिलेगा? 300 में मिलेगा। और जब कॉस्टलियर आपको मिलेगा तो आप उसको खरीदेंगे नहीं, है ना? तो टैरिफ क्या होता है? टैरिफ रेफर्स टू टैक्सेस लिवाइड ऑन इंपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट, एंड कोटा इज द क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। उन्होंने लिमिट तय कर ली थी कि इससे ज्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, ताकि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाए। क्लियर है? देखिए, protection from imports took 2 forms, tariff and quotas, right? Tariff are a taxes on import of imported goods. They make imported goods more expensive and discourage their use. And quotas specify the quantity of goods which can be imported. The effect of tariff and quotas is that they restrict imports and therefore protect the domestic firms from foreign competition. This policy was the policy of protection was based on the notion that industries of developing countries were not in a position to compete against the goods produced by the more developed economies. So it was assumed that if the domestic industries were protected, they would learn to compete in the course of time. Our planners also feared from the possibility of foreign exchange being spent on luxury goods if no restrictions were placed on import, nor was any serious thought given to the promotes export until the mid 90s। मतलब ओवरऑल ये कहना चाह रहा है कि भाई कि अगर हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस ना करें तो हम कैसे फिर उनके कंपटीशन में आ पाएंगे, हम जब तक डोमेस्टिकली ट्राई नहीं करेंगे। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का बेनिफिट क्या होगा? जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो कम से कम प्रोटेक्ट होंगे, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करेंगे, हम सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे। पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है? सिंपल, व्हाट वाज द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय टैरिफ एंड कोटा, हाउ डिड गवर्नमेंट इंपोज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन थ्रू टैरिफ एंड कोटाज। समझ में आ रही बात? या हाउ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक फर्म्स। ऐसे क्वेश्चंस बनता है आपका। ऑनेस्टली बताओ, समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, ये चैप्टर 2 खत्म।